नमस्कार दोस्तों, बोलती कहानियाँ चैनल को अपना प्यार और सराहना देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की वरिष्ठ रचनाकार मनु भंडारी जी की लिखी एक सुंदर कहानी दो कलाकार। मनु जी की कहानियों में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और स्वस्थ आधुनिक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी दो कलाकार। ए रुनी उठ, और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई अपने नए बनाए चित्र के सामने और खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं की। अरे जरा इस चित्र को देख तो सही, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं ये तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। और फिर तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको ये कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर। ये क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाया है। और उसने वह चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता, ये किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, ये चित्र आज की दुनिया के कन्फ्यूज़न का प्रतीक है। समझी, मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले, दीदी चलिए। आ गए सब बच्चे? चलो मैं अभी आई। और बच्चे दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। ज़रा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो सारे जमादार, दाइयों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। जा जा, समझते हैं तो समझते हैं। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटना, हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीरें खींचकर समय बर्बाद नहीं करते। और पैरों में चप्पल डालकर मैं मैदान में चली गई, जहाँ बिना किसी आयोजन के ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई थी। रात के 10 बजे थे। सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार बुझ चुकी थीं। ऊपर के तल्ले पर अंधेरे में ही खुसर फुसर चल रही थी। रविवार के दिन यूं ही सबका छुट्टी का मूड रहता है। दूसरे दिन में काफ़ी नींद निकाल ली जाती थी, सो 10 बजे लड़कियों को किसी तरह भी नींद नहीं आती। तभी हॉस्टल के दरवाजे से जलती हुई टार्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में से झांकते हुए सविता ने कहा, ठाठ तो हॉस्टल में बस अरुणा के ही हैं। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं। हम लोग तो शाम को 10 बजे के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था। दोपहर से ही उसी के यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। शीला ने ठंडी सांसें भरते हुए कहा, तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना लो तो तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ उन्हें यही सब करना है तो कहीं और जाकर रहें। हॉस्टल में रहकर ये जो नवाबी चलाती हैं, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होती। सारी लड़कियां डरती हैं तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रोब खाती हैं इनका। तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तू भी जिस दिन हाड़ तोड़कर दूसरों के लिए यूं परिश्रम करने लग जाएगी ना, उस दिन से तेरा भी सब रोब खाने लगेंगे। पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के लिए क्या खाक काम करोगी।
अच्छा अच्छा चल, अपना लेक्चर अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी बहुत ही धीरे से, जिससे चित्रा की नींद खराब ना हो। पर चित्रा जाग ही रही थी। दोपहर से ही अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी। उसे नींद कैसे आती। मेस से उसका खाना लाकर उसे मेज पर ढक कर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी। बड़ी देर लग गई। क्या हुआ अरुणी? वह बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह उसे न बचा सके। और अरुणा का स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। चित्रा ने माचिस लेकर लैंप जलाया और स्टोव जलाने लगी, खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे ज़रा भी भूख नहीं। और उसकी आंखें छलछला आईं। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा, जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। नहीं चित्रा, रहने दे, बस तू लैंप बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ उसका गम भी जाता रहा और काम ज्यों का त्यों चलने लगा। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहा करो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ? तूने तो पढ़ी ली होगी फाड़ कर। चल हट, ऐसी बोर चिट्ठियाँ पढ़ने का फालतू समय किसके पास है? और तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो कोई पढ़े? बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत ना हुआ लेक्चर हुआ। अच्छा अच्छा, तू लिखा कर रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो वह सब आता नहीं। और वह लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ का कोर्स ख़त्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी बाप की इकलौती बेटी जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे ये सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, पर उसमें अगर तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं, तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। बस हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में से तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। अरे मेरी इसी लगन को देखकर ही गुरुजी कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी शहरत गूंजेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंज उठेगा। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। वो काम मैंने तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। तुम दोनों ब्याह कर लो, फिर जल्दी से दुनिया के कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। फिर बोली, अच्छा ये बता, तेरे ये सब करने से क्या हो जाएगा? तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा लिए तो क्या निरक्षरता मिट जाएगी? या झोपड़ी में 10-20 औरतों को हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया तो उनकी गरीबी मिट जाएगी? अरे ये सब काम एक के किए से नहीं होते। जब तक समाज का सारा ढांचा नहीं बदलता तब तक कुछ होने का नहीं। और ढांचा ही बदल गया तो तेरे मेरे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, सब अपने आप ही हो जाएगा। अरुणा और चित्रा में कला और जीवन को लेकर लंबी लंबी बहसें होती। चित्रा अंत में कान पर हाथ धरकर उठ जाती। अच्छा अच्छा, बंद कर ये लेक्चरबाजी, बोर कहेंगी। पिछले 5 सालों से इसी तरह का सिलसिला चल रहा था। हर 10-20 दिन के बाद दोनों में अपने अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर, अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर गर्मा गर्म बहस हो ही जाती। पर न यह बात का लोहा मानती, न वह उसकी बात की कायल होती। 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा
बिगड़ती जा रही थी और बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा करने में व्यस्त रहती। आखिर एक दिन चित्रा ने कह ही दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती तो है नहीं, सारा दिन भटकती रहती है। फेल हो गई तो तेरे ससुर साहब क्या सोचेंगे, इतना पैसा बेकार पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का दिल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने अरुणा ने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। सूरत ऐसे निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय अपने गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के बनाए नए चित्रों पर पड़ी। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो आया। वहाँ जो लोगों को जीने के लाले पड़े हैं और इसे यहाँ चित्रकारी ही सूझती है। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर प्रसन्न हुई। गनीमत है तू लौट आई। मैं तो सोच रही थी कि कहीं बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती ही ना रह जाए और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी ना पाऊँ। क्यों, तेरा जाना तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और 1 सप्ताह के बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास चित्रा के स्वर से छलका पड़ रहा था। सच कह रही है? तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से तेरे साथ रहते रहते ये बात तो मैं भूल ही गई कि कभी हमें अलग भी होना पड़ेगा। तो चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर ना याद रहेगा कि कौन कमबख्त थी चित्रा। बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना और दोनों मिलकर समाज का और संसार का कल्याण करना। चित्रा के कानों में उसकी कोई बात नहीं पड़ रही थी। चित्रा के साथ बिताए हुए पिछले 6 सालों के चित्र उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। क्या सोचने लगी रुनी? मनोज की याद आ गई क्या? चल हट, हर समय का मजाक अच्छा नहीं लगता। उस दिन भी रात में अरुणा और अपने और चित्रा के बारे में सोचती रही। दोनों के विचार, रहन सहन आदि में जमीन आसमान का अंतर था, फिर भी कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी दोस्ती को ईर्ष्या की नज़र से देखता। उसके बीए के इम्तिहान थे तो चित्रा कितना ध्यान रखती थी उसका। वह अक्सर चित्रा को डांट दिया करती थी, पर उसने कभी बुरा न माना। यही चित्रा चली जाएगी बहुत दूर, ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आज चित्रा को जाना था। हॉस्टल में उसे बड़ी शानदार विदाई मिली थी। अरुणा सुबह से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, फिर गुरुजी के घर की तरफ निकल गई। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम समाप्त करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहाँ जमा थीं। कुछ बार बार बाहर जाकर पूछ आती, चित्रा लौटी या नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर क्या बात हो गई। इतने में हड़बड़ाती हुई चित्रा ने प्रवेश किया। देर हो गई ना? क्या करूं? कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया? सुने तो सही। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा करती थी ना। लौटी तो देखा वह वहीं मरी पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे। जाने क्या था उस दृश्य में कि मैं अपने को रोक ना पाई। एक रफ सा स्केच बना डाला, बस इसी में देर हो गई। चर्चा इसी पर चल पड़ी। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर अरुणा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। उसे विश्वास था कि विदाई की इस बेला में अरुणा उससे मिलने जरूर आएगी। 5 भी बज गए। रेल चढ़ पड़ी। अनेक रुमालों ने हिल हिल कर चित्रा को विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ही ढूंढ रही थी। पर अरुणा न आई सो न आई।
विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भुखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठकर चित्रा जैसे अपना अगला पिछला सब भूल गई। पिछले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, पर धीरे धीरे एकदम बंद हो गया। 1 साल से उसे ये भी नहीं मालूम कि अरुणा कहाँ है। नई कल्पनाएं, नए नए विचार उसके सृजन को प्रेरणा देते और वह उन्हीं में खोई रहती। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती। अनेक प्रतियोगिताओं में उसे अनाथ शीर्षक वाले चित्रों के लिए प्रथम पुरस्कार मिल चुका था। जाने क्या था इस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद चित्रा भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर और उसके जीवन पर अनेक लेख छिपे। पिता अपनी इकलौती पुत्री की इस कामयाबी पर गदगद थे। समझ नहीं पा रहे थे उसे कहाँ बिठाएं। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया। प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सारे सपने साकार हो गए। इस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हुई। रुनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हुआ रुनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल गई थी। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे हुए खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की की 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये चित्र तुम्हारी मासी ने बनाए हैं। नमस्ते करो अपनी मासी को। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते की। चित्रा अवाक होकर कभी उन्हें और कभी अरुणा को देख रही थी। उसे सारी बात का कुछ तुक नहीं समझ पा रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। प्यार का जरा सा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोद में जा चढ़ी। अरुणा बोली, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। सच? आश्चर्य से बच्ची बोल उठी। तब तो मौसी तुम ज़रूर ड्राइंग में फर्स्ट आती होगी। मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती हूँ। तुम हमारे घर आओगी ना, मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगी। बच्ची के स्वर में मुकाबले की भावना थी। चित्रा और अरुणा इस भोलेपन पर हंस पड़ी। आप हमें अपनी सब तस्वीरें दिखाइए मौसी, समझा कर बच्चे ने कहा। चित्रा समझाती तो क्या, यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उस भिखारन वाली तस्वीर के सामने जा पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रोनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान में रखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई, देखती नहीं? इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी? बालिका का स्वर करुणा से करुणतर होता जा रहा था। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी तस्वीर। हाय राम, इनकी माँ मर गई, फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालक ने पूछा। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ। राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को अधिक देर तक देख पाना बच्ची के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। परिचय हुआ। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने अपने बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न कर रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें एकटक देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रुनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गईं।
क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द चित्रा के विचारों में ही खो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी दो कलाकार, अरुणा और चित्रा। दोनों कलाकार अपने अपने जीवन के उद्देश्यों को लेकर चल रहे थे। इनके उद्देश्यों ने आपके सोच को भी एक दिशा दी होगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।